सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट लेक्चर में, अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो लास्ट लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में समझाऊं उसके पहले कैपिटल एम्प्लॉयड मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये काम आता है सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने में। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इम्पोर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, चलो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, जो ओनर लेके आता है। इन केस ऑफ कंपनी जो शेयर होल्डर्स हमें शेयर कैपिटल का पैसा देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो पार्टनर्स कैपिटल का पैसा लेके आते हैं बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लेके आते हैं उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, मतलब वो पैसा जो कि बिजनेस को चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी मैं सिखा चुका हूँ, अभी भी मैं सिखा रहा हूँ। उसमें भी दो मेथड्स थे, यहाँ पे भी सेम है, सेम सब सेम है। यहाँ पे भी दो मेथड्स हैं। एक होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच एंड एक होता है एसेट साइड अप्रोच। दोनों की फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व्स को आपको प्लस करना है, कैपिटल एंड रिजर्व्स को आपको प्लस करना है। गुडविल की वैल्यू अगर बैलेंस शीट दी हुई होती है, गुडविल की वैल्यू अगर बैलेंस शीट में दी हुई है तो माइनस करनी होती है। एंड उसके बाद फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी होती है, ठीक है। फिक्टिटियस एसेट का मतलब अगर मैं बताऊं तो ये एसेट नहीं होते हैं एक्चुअली, ये होते हैं बड़े बड़े खर्चे। आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ होगा। मैं आप एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो, या मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। हमारी एक फर्म है, हमने अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया। हमने सपोज करो कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। ओके, 25 लाख रुपए का हमारा खर्चा हो गया एडवर्टीजमेंट का। अब वो खर्चा 25 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। 25 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, इस साल खर्च किए 25 लाख रुपए। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी साल का वो एक्सपेंस है, क्योंकि जो आपने आज 25 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किए हैं, ये एडवर्टीजमेंट का फायदा आपको अगले आने वाले बहुत सारे सालों तक होगा। बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, दूध सी सफेदी, ये दिमाग में सबके डाल दिया। अब ये जो निरमा कंपनी है, इसने तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा एक बार किया। इन्होंने रेडियो के ऊपर जिंगल्स एंड टेलीविजन के ऊपर एड्स दी, इसमें इनका बहुत खर्चा हुआ होगा। पर उस एडवर्टीजमेंट का खर्चा, उस जिंगल बजवाने का खर्चा रेडियो के ऊपर, टेम्पोस में एंड टीवीज पे, उनका उसका फायदा उनको आज भी होता है। तो अब जो उन्होंने उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया था, वो उनका एक टाइप का फिक्टिटियस एसेट था, ठीक है खर्चा है एक्सपेंस, पर एक एसेट के तरीके से काम करता है, क्योंकि एक बार खर्चा कर दो फिर फायदा बहुत टाइम तक होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं फटाफट दूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, ठीक है। अब ये इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। पैरासीटामोल की जो गोली आती है, 1 रुपए की एक गोली आती है। अब ये जो पैरासीटामोल की 1 रुपए की गोली है, जो कंपनी बनाती है पैरासीटामोल की गोली, उसे 10 पैसे या 25 पैसे की एक गोली पड़ती है, ठीक है। अब वो 25 पैसे की एक गोली 1 रुपए में बेचती है, ठीक है। तो हर एक गोली पे वो 75 पैसे कमाती है। अब आप सोचोगे सर एक गोली पे 75 पैसे में क्या कमा लेती होगी? बेटा करोड़ों में कमाती है, क्योंकि पैरासीटामोल की गोली जो है वो पैकेट्स में बिकती है, ठीक है। 10 गोली का पैकेट एंड ऐसे करोड़ों पैकेट्स बिकते हैं, लोग पैरासीटामोल की गोलियां खरीदते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ऑब्वियसली गोली तो 25 पैसे में बन जाती है, पर इस गोली का जो फॉर्मूला था वो डेवलप करने में, देखो हर एक चीज को फाइंड करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैरासीटामोल की कंपनी के पास पहले से ये 25 पैसे की गोली बनाने का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला फाइंड करने में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, ठीक है, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, तब जाके उनको फॉर्मूला मिला। एक बार फॉर्मूला मिल गया फिर प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो फॉर्मूला फाइंड करने में मेहनत लगती है एंड उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस भी सेम फिक्टिटियस एसेट ही होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा पैरासीटामोल की कंपनी ने एक बार कर दिया, पर उसका फायदा उन्हें आज तक होता है, क्योंकि वही फॉर्मूला को यूज कर आज भी वो वही सेम पैरासीटामोल की गोली बनाते हैं, वही पैरासीटामोल की गोली बेचते हैं।
तो ये फिक्टिटियस एसेट का मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने समझा आपको बता दो मीनिंग। ऐसे डायरेक्टली आपको दिया हुआ होता है फिक्टिटियस एसेट। ओके, मेरे को पता नहीं है, ये लोग लिखते हैं पर फिर समझाते वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ लिख दिया है फिक्टिटियस एसेट। एंड आपको दिमाग भी नहीं लगाने देंगे ये लोग, क्योंकि जो सम आपको दिया हुआ होगा उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये फिक्टिटियस एसेट है, ठीक है। मैं ये समझ सकता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में ये समझाया हुआ है फिक्टिटियस एसेट का मीनिंग, टू बी प्रिसाइज सेकंड चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज में ये समझाया हुआ है। ओके, पर यहाँ पे समझाया नहीं हुआ है, चलो वो बात ठीक है, पर सम्स में डायरेक्टली बता भी देते हैं कि ये फिक्टिटियस एसेट है। मतलब जिसने नहीं भी समझा होगा, ओके, वो भी दिमाग लगा लेगा, उसको फॉर्मूला अगर याद है तो वो भी माइनस कर देगा। चलो कैपिटल, फिर रिजर्व्स प्लस करना है, गुडविल की वैल्यू माइनस करनी है, अगर क्वेश्चन में दी हुई है ओल्ड गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर वो माइनस करनी है। एंड उसके बाद फिक्टिटियस एसेट जो है वो माइनस करने हैं, जो मैंने जस्ट अभी समझाया। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, ठीक है। अब ये भी मैं समझा चुका हूँ रेशियो वाले चैप्टर में। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अंग्रेजी में उसका मीनिंग भी, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि हम किसी कंपनी में करते हैं या हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारी एक कंपनी है, सेम एग्जांपल मैंने रेशियोज वाले चैप्टर में भी दिया था, ठीक है। अगर हमारी एक कंपनी है, हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर उसके शेयर्स खरीदते हैं, देखो क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने आपके पास शेयर्स हैं उतने आपको वोट करना है। आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आप 1000 वोट कर सकते हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग के अधिकार मिलते हैं, वोट कर सकते हैं वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। तो हम अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी उस कंपनी के मैनेजमेंट में भी वोटिंग देकर उसकी मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो खुद की पर्सनल कंपनी है उसको फायदा हो। हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं ताकि उस कंपनी का नुकसान हो। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप करते हैं कि भाई हमने आपके शेयर खरीदे, हम आपकी मदद करेंगे, आप भी हमारी मदद करो। इन शॉर्ट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदते हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हम खरीदते हैं सिर्फ इनकम के लिए, भाई पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे पड़ा हो, इससे अच्छा कुछ खरीद लो, एफडी करा दो बैंक में, ओके, कोई इन्वेस्टमेंट कर दो छोटी मोटी जिसपे कुछ रिटर्न आता रहे, कुछ रिटर्न आता रहे, कुछ पैसे मिलते रहे। ऐसी इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब आपको इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में मैं ट्रांसलेट करूं, अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जब तक क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तब तक आप उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही समझोगे। मतलब क्वेश्चन में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख दिया, या क्वेश्चन में सिर्फ डिबेंचर्स लिख दिया, ठीक है, या क्वेश्चन में सिर्फ लिख दिया शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, तो आप समझोगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? ओके, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तब तक आप उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही समझोगे। इसके बाद एक एसेट साइड अप्रोच भी होती है, दोनों मैं यहाँ पे करवाऊंगा, चिंता नहीं करो। एक सम मेरे को, एक ही सम इसका करवाना है मेरे को, 2 सम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एसेट साइड अप्रोच में सारे एसेट्स, मतलब एसेट साइड का टोटल, उसमें से गुडविल की वैल्यू, ये गुडविल की वैल्यू, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस एसेट एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज जो कि बिजनेस के बाहर वाली लायबिलिटीज है, मतलब कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल क्योंकि एक इंटरनल लायबिलिटी है, बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच में होती है, उसके छोड़कर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, बैंक लोन है, वो सब आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो नहीं चाहिए, तो वो माइनस कर देंगे। ये मीनिंग है, ठीक है, ये लिख लेना। आपकी टेक्स्ट बुक में से ही इमेज मैंने यहाँ पे खींच के डाली है, 3.13 पेज नंबर पे देख सकते हो, टीएस करे बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक सम मुझे करवाना है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1, पता नहीं क्यों यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 2 लिखा है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने सम कराया
ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 कराया, तो टेक्निकली ये एग्जाम्पल नंबर 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, पर इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से। तो जो मेरे को पसंद है, मेरे को जो मेथड सही लगती है, मैंने रेशियोज वाले चैप्टर में भी बोला था, मेरे को लायबिलिटी साइड अप्रोच जो है वो ज़्यादा सही लगती है, इसमें मगजमारी कम है। वैसे एसेट साइड अप्रोच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को ये वाली मेथड एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच वाली मेथड जो है वो ज़्यादा सही लगती है, ईजी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड अप्रोच में ये रही फॉर्मूला ऑब्वियसली मैं लिखूंगा नहीं। कैपिटल रिजर्व्स प्लस करने हैं, गुडविल एंड फिक्टिटिव एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। ठीक है, या चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी तरह से लिख के देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिटिव एसेट, मैं FA लिख देता हूँ, एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। चलो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ इसे लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं। इसमें ये लायबिलिटी साइड की जो वैल्यूज़ है वो हमारे काम की। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल की वैल्यू है 4 लाख, 2 लाख अमृत के, 2 लाख सुधीर के, टोटल कैपिटल है 4 लाख रुपए। इसके बाद जर्नल रिजर्व है 1,80,000 रुपये, वो भी प्लस करेंगे। गुडविल की वैल्यू आपको दी हुई है 60,000 एसेट साइड पे, वो माइनस करेंगे। फिक्टिटिव एसेट आपको यहाँ पे ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिटिव एसेट का ही दूसरा नाम होता है। इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000 ये माइनस करेंगे। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ये नहीं बताया हुआ है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ऊपर जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा हुआ हो कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझेंगे और माइनस करेंगे। तो ये 1 लाख रुपीज़ हमने अज्यूम किया कि ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और अब हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी। यहाँ पे मैं साइड में चलो प्लस कर देता हूँ, तो 4 लाख प्लस 1,80,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 1 लाख। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद 4 लाख रुपये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई लायबिलिटी साइड अप्रोच से। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट साइड अप्रोच के ऊपर। ठीक है, अब एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में से गुडविल की वैल्यू, ओल्ड गुडविल की वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, इसमें से ये फिक्टिटिव एसेट भी माइनस करने हैं। ठीक है, इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आप देखो इसमें ज़्यादा चीज़ें माइनस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, उसमें तो कैपिटल रिजर्व्स प्लस करके रिजर्व्स एंड फिक्टिटिव एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे। इसमें वो तो है ही, पर इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी देखना पड़ता है, इसीलिए मेरे को ये नहीं सही लगती मेथड। ओके, आनी दोनों चाहिए, पर क्या करें, वो ज़्यादा सिर्फ ईजी है। इसमें यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी माइनस करनी पड़ेगी। आंसर सेम आना चाहिए दोनों मेथड से। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट आपको दिया हुआ है 7,80,000 एसेट साइड का टोटल। उसमें से गुडविल की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 60,000 क्वेश्चन में। फिर फिक्टिटिव एसेट आपको 20,000 दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अकाउंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 1 लाख रुपए। आउटसाइड लायबिलिटीज, इसमें हमको ऊपर से आउटसाइड लायबिलिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल तो इनर लायबिलिटी है, बाकी जर्नल रिजर्व तो रिजर्व है, तो बाकी 2 लायबिलिटीज बच गई, एक है क्रेडिटर्स, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, तो आपको क्रेडिटर दिया हुआ है
1,80,000, ये माइनस करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 20,000, ये भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर सेम आना चाहिए, 7,80,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,80,000 माइनस 20,000। तो इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है, 4,00,000, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, सम परफेक्ट सॉल्व हुआ है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, बस एक ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरे को करवाना था। वैसे ज़्यादातर सम्स में, अब मैं हमेशा सिखाने के बाद ये बताता हूँ ऐसी चीज़ें, ज़्यादातर सुपर प्रॉफिट वाले सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू पहले से ही दी हुई होती है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, एंड आपको सब कुछ पता हुआ होना चाहिए। एंड और फ़ायदा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा, ये ऐसे सेम टाइप के सम्स आप जब कॉलेज में जाओगे, सेम चैप्टर आपका वापस से आएगा, सेम नाम भी सेम ही होगा, सम्स भी बहुत सारे सेम ही होंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कॉलेज में जब आप जाओगे तब आएगा, उसमें भी यही सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, सेम चैप्टर सेम चैप्टर। ठीक है, तब कॉलेज में भी मेरे को आप याद करोगे कि हाँ अच्छा है, सीखा ही। तो ये कभी कभी देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, पर मैंने देखा नहीं है कि आपको सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करवाएं। अगर करवा लें तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब में पॉज करके लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 वैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने कराया था, 11 होना चाहिए। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप 1 में कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ होगा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की एक ही वैल्यू देते हैं, तो उसे ही आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेना है। स्टेप 2 में होता है कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या एवरेज प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हम जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं वो, इसके पहले वाले स्टेप्स में जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था, वो ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे। स्टेप 3 न्यू है, ये स्टेप 3 4 5 न्यू है, इसमें 5 स्टेप्स हैं टोटल, स्टेप्स याद होने चाहिए। स्टेप 3 में निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल जनता कितना कमा रही है। तो जो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी, एक परसेंटेज आपको दिया हुआ होगा। सपोज करो आपको दिया हुआ है 10%। तो सपोज करो कि आप जो है आपने बिजनेस में एवरेज, ऑन एन एवरेज आपने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। ठीक है, आपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज जो हैं वो लगाए हुए हैं। एंड 10 लाख रुपीज पे नॉर्मली अगर अगर आप कोई नॉर्मल बंदा अगर बिजनेस करे, ओके, एंड वो अगर बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, अच्छी तरह से बिजनेस संभाले, तो वो 10% कमाएगा। ये आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ होगा, ये फाइंड नहीं करना है। तो सपोज करो अगर कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एंड ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल होता है। स्टेप 4 में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। एक बार अच्छी तरह से स्टेप समझो। सबसे पहले हमने कितना पैसा लगाया वो फाइंड करेंगे, फिर जितना पैसा लगाया उस पर कितना कमाया वो फाइंड करेंगे, फिर हम ये फाइंड करेंगे कि बाकी सब लोग कितना कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एंड फिर हम ये फाइंड करेंगे कि हमने कितना ज्यादा कमाया, मतलब सुपर प्रॉफिट। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू ए माइनस ई, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलता हूँ, कि कितना प्रॉफिट हमारा एक्सपेक्ट किया हुआ होना चाहिए था, कि भाई हमको कितना कमाना चाहिए था। तो मैंने इसे ऐसे याद किया, ए माइनस ई, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्टेप 2 के आंसर में से स्टेप 3 का आंसर जो है वो माइनस करना है, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार वापस से मैंने इसे ऐसे स्टोरी बना के याद किया है। सबसे पहले कितना पैसा लगाया वो फाइंड करेंगे, फिर उस पैसे पे कितना कमाया वो फाइंड करेंगे, फिर बाकी सब लोग कितना कमा रहे हैं वो फाइंड करेंगे, फिर हमने कितना बाकी सब लोगों से ज्यादा कमाया वो फाइंड करेंगे, एंड लास्ट में हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो आएगी। बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन था,
एंड बहुत साल पहले ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम्स में आया था। सुपर प्रॉफिट मेथड की जो वैल्यू थी, मतलब सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव आ रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा बोर्ड में कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, सुपर प्रॉफिट माइनस आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं मैं वो बताता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, आपने कमाया 10 लाख रुपए, बाकी जनता जो है वो कमा रही है, मतलब बाकी सारी फॉर्म्स जो है वो कमा रही है सपोज करो 8 लाख रुपए। तो आपने कितना ज्यादा कमाया? आपने 2 लाख रुपए ज्यादा कमाया, मतलब ये आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप ज्यादा ही कमाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कमाया 10 लाख रुपए, पर ऑन एन एवरेज मार्केट में लोग 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपने 2 लाख रुपए कम कमाए, तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, सुपर प्रॉफिट विल बी नेगेटिव, ठीक है। आपका जो सुपर प्रॉफिट का आंसर है वो माइनस में आएगा, ठीक है, ओके। अब इस टाइप की सिचुएशन में क्या होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि ये सब किया ही नहीं होता है ना, उन्होंने ये समझा हुआ होता है, तो वो लोगों ने आगे कैलकुलेशन कर दी माइनस वाली अमाउंट के साथ, जो कि गलत है। देखो, अगर आप बाकी सारे लोगों से ज्यादा कमा ही नहीं रहे हो, बाकी सब लोग 12 लाख कमा रहे हैं, आप 10 लाख कमा रहे हो, तो आपकी गुडविल नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट, ये स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिख लेना, कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नेगेटिव, सॉरी मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 0, ठीक है। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, सुपर प्रॉफिट जो है उसकी वैल्यू अगर माइनस में जा रही है, मतलब आपकी गुडविल की वैल्यू 0 होगी। ये क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ नहीं है, पर बोर्ड ने बहुत टाइम पहले एक बार ऐसे सम दे दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में स्टेप 5 वो सेम है, इसके पहले वेटेड एवरेज सीखा, उसमें वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किया। उसके पहले हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट सीखा था, उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किया। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको करना होता है। तो ये पूरा मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की जो कथा थी वो मैंने पूरी आपको समझा दी, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टोरी याद रखो। स्टेप 1 हमने कितना पैसा लगाया, स्टेप 2 हमने कितना पैसा कमाया, स्टेप 3 बाकी सब लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, स्टेप 4 हमने कितना ज्यादा कमाया, एंड स्टेप 5 गुडविल की वैल्यू, ठीक है। स्टोरी याद रखो, अपने आप स्टेप से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत सिंपल सा बेसिक सा सम है। यहाँ पे लिखा हुआ है दी फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 18,000, 20,000, 22,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला नहीं दिया हुआ है, तो हम यही समझेंगे कि यही हमारी एवरेज वैल्यू है 60,000। फिर स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो, एवरेज प्रॉफिट बोलो, या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो, बात एक ही, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं एवरेज। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइंस में मिटा दूं, चलो। तो यहाँ पे अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इस सब में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई, ठीक है। एडजस्टमेंट दी हुई हो सकती है वैसे टिपिकल, अगर इनको बनाना हो तो टोटल प्रॉफिट जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। टोटल 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, तो ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है 60,000। एंड इसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 साल आपको दिए हुए हैं, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा है 20,000, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, मतलब 60,000 लगाने के बाद, इसका मीनिंग भी समझो, 60,000 रुपये लगाने के बाद
हम 20,000 रुपये कमाते हैं। ओके, हमने 20,000 रुपये कमाए ऑन एन एवरेज। अब नॉर्मल जनता कितना कमा रही है वो भी देख लेते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न। आपके टेक्स्ट बुक में नॉर्मल रिटर्न बोलते हैं, मैं इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कितना पैसा लगाया है 60,000। तो नॉर्मली 60,000 लगाने के बाद लोग 10%, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 10%, तो लोग 10% कमाते हैं। मतलब 60,000 रुपीज़ लगाने के बाद लोग कितना कमा रहे हैं, 6,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक है, पर क्या करें, सम ऐसा है। तो हमने कितना कमाया, हमने 60,000 रुपये लगाए, हमने 60,000 रुपये 20,000 रुपये कमा लिए, एंड बाकी सब लोग 60,000 रुपये लगा के खाली 6,000 रुपये कमा रहे हैं। तो हमने कितना ज़्यादा कमाया, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरी आदत है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिखने की। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं, पर नॉर्मल प्रॉफिट में होती है कन्फ्यूजन, क्योंकि आपने सिंपल एवरेज वाली मेथड में ये सीखा होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 1 का आंसर होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैं इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अभी सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमने कितना कमाया 20,000, बाकी सब लोग कितना कमा रहे हैं 6,000, तो हमने कितना ज़्यादा कमाया, हमने 14,000 रुपीज़ बाकी सब लोगों से ज़्यादा कमाया, सुपर प्रॉफिट है हमारा। बस लास्ट स्टेप 5, गुडविल की वैल्यू, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये मेरे काम की लाइन है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मेथड का नाम रीड करना है, ऐसे नहीं धनाधन स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 14,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 थे। ठीक है, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 42,000 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 42। ठीक है, तो ये 42,000 हमारा आंसर है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का एग्जाम मेरे को कराना था तो मैंने करा दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 9, ये क्वेश्चन है, नीचे उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मली देते हैं। स्टेप 2, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी आप बोलो। हमने कितना कमाया 20,000। स्टेप 3, बाकी सब लोग कितना कमा रहे हैं, बाकी सब लोग कमा रहे हैं 6,000। हमने कितना ज़्यादा कमाया 14,000। स्टेप 5, गुडविल। ठीक है, उसकी फॉर्मूला लगानी है। ठीक है, पॉज करके लिखते रहना हर एक स्टेप में।